गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं एनके शर्मा। सरकारी नौकरी सर्च डॉट कॉम की तरफ से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित जो कानून लेके अध्यादेश लेके आए गए थे 5 जून को। 3 अध्यादेश लेके आए गए थे। उन 3 अध्यादेश को लागू कर दिया गया था अध्यादेश के द्वारा, ऑर्डिनेंस के द्वारा। अब उन ऑर्डिनेंस पे कानून बनाया जा रहा है संसद के अंदर। मानसून सत्र चल रहा है और अब कानून बनाया जा रहा है। तो वो 3 अध्यादेश कौन से हैं और क्यों उनका विरोध हो रहा है, और जो पंजाब और हरियाणा के जो किसान हैं वो जमीन पे उतरकर आंदोलन क्यों कर रहे हैं इस कोरोना काल के अंदर। और केंद्र की जो मंत्री हैं हरसिमरत कौर, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। वो अकाली की नेता हैं, जो अकाली एनडीए का एनडीए का एक संगठक पार्टनर है। हालांकि अकाली ने कहा है कि वो बाहर से समर्थन देंगे, लेकिन हरसिमरत कौर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब इसके पीछे क्या कारण है, केंद्र के प्रस्तावित कानून में क्या क्या दिक्कतें हैं, और जहां सरकार ये कह रही है कि कानून हमने किसानों के पक्ष के लिए पारित कर रहे हैं, वहीं विपक्ष से कह रहा है कि ये हमारा किसानों के ये हित का काम नहीं है। किसान जमीन पे आए हैं और उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया है। अब लोग जानेंगे दोस्तों इन तीनों कानूनों को। यहाँ पे हमारा किसी सरकार को गलत या पक्ष और विपक्ष नहीं है। हम लोग सिर्फ इस 3 कानून जो हैं इनका हम लोग एक ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि कानून है क्या। ये जो हम लोग न्यूज आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ये हमने भास्कर और अन्य कई जो न्यूज़पेपर है वहां से उठाई है। स्पेशली थैंक यू भास्कर का, जहां से हमने ये न्यूज को कलेक्ट करने में हमारी मदद हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं। 203 कानून निकाले गए हैं। द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड्स एंड कॉमर्स प्रमोशन फैसिलिटेशन बिल 2020, द फार्मर्स एम्पावर प्रोडक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस फार्म्स सर्विसेज बिल 2020 एंड द एसेंशियल कमोडिटीज बिल 2020। तो 203 बिल हैं और तीनों बिल के बारे में हम लोग डिटेल से समझेंगे। तो दोस्तों, केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के दौरान 5 जून को 2020 को ये तीनों कानून का एक ऑर्डिनेंस जारी किया था। तब से इनके ऊपर विरोध हो रहा है। विपक्ष की पार्टियां इस कानून का शोषण बता रही हैं और कॉर्पोरेट्स को फायदा दिखा रही हैं। ठीक है, कॉर्पोरेट्स को फायदा कैसे मिलेगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा, और किसानों को इसमें क्या दिक्कतें हैं और राज्यों को इससे क्या दिक्कतें हैं, वो सब चीजें हम लोग इसके अंदर देखेंगे दोस्तों। तो पहला है द फार्म्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल। अब इसमें क्या है दोस्तों, अब हमारा नॉर्मल प्रोसीजर क्या है कि किसान जब अपनी फसल कटती है तो वो मंडी में लेके जाता है और मंडी वाले उस जो फसल है उसको खरीदते हैं, उसका पैसा उनको दे देते हैं। या फिर अगर वो प्राइस उसको पूरा नहीं मिलता तो वो एमएसपी पे यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर अपना फसल बेच सकता है। ठीक है, अब होगा क्या, गवर्नमेंट क्या चाह रही है कि ये मंडियों को हटा के किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सके, यानी वो अपने स्टेट के अंदर बेच सके, आउट ऑफ स्टेट बेच सके, या किसी बाहर के व्यापारी को बेच सके। तो उससे क्या होगा कि मंडियों की जो भूमिका है, यानी जो हमारी मंडियां हैं कृषि उपज मंडी, इनकी भूमिका सीमित होगी। साथ ही जो कृषि उपज मंडी में जो टैक्स लगता है उस टैक्स का कलेक्शन नहीं हो पाएगा केंद्र राज्य सरकार को। तो राज्य सरकार को यहाँ आपत्ति है कि राज्य सरकार मंडियों से टैक्स वसूल करती है, उस टैक्स के बदले राज्य सरकारें मंडियों में कुछ संस्थागत आधारभूत सुविधाएं प्रदान करती हैं, जैसे जमीन देके दुकानें बनाना और ये सब फैसिलिटी जो है ना किसानों के लिए वो प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, अब मंडी जब नहीं रहेगी तो एमएसपी, जो किसान कह रहे हैं कि अगर मंडी की भूमिका को सीमित कर दिया जाएगा तो हमारी एमएसपी कैसे आएगी। ठीक है, दूसरा, अगर प्राइस उनको जो बाजार में मनचाहा प्राइस नहीं मिला तो यहाँ पे जो व्यापारी है वो उनसे मनचाही रेट पे माल खरीदेंगे, क्योंकि एमएसपी का सिस्टम जो लागू होता है वो मंडी के थ्रू होता है। यहाँ पे एक स्थान है जहाँ पे आदमी अपना किसान अपना सामान बेच सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इनका विरोध है। अब यहाँ पे क्या है, आपत्ति क्यों, कृषि उपज मंडियों से किसानों को अपनी पसंद का उचित मूल्य मिलता था, इससे मार्केट रेगुलेट होता था और राज्यों को मंडी शुल्क के तौर पर आमदनी होती थी, जिससे किसानों को बुनियादी सुविधाएं जुटाई जाती थी। अब मंडियां खत्म हो जाएंगी तो किसानों को एमएसपी का न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा, और सरकार भले ही वन नेशन वन मार्केट का नारा दे रही है, लेकिन इससे वन नेशन वन एमएसपी होना चाहिए। यानी एमएसपी दिक्कत कहाँ आ रही है, 2 जगह दिक्कत आ रही है कि तो एक तो मंडी खत्म करने पे, और दूसरा एमएसपी कि भाई अगर मंडी नहीं रहेगी तो एमएसपी कैसे रहेगी। यहाँ पे केंद्र सरकार के मंत्री करेंगे भाई मंडियां रहेंगी, एमएसपी भी रहेगी, और यहाँ पे जो विपक्ष की पार्टियां और किसान कह रहे हैं कि मंडी खत्म हो जाएगी तो हम लोग हमारा माल कैसे बेचेंगे। तो इसमें विरोध इस चीज का है। हालांकि इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सकता है और उसको मंडी शुल्क नहीं चुकाना पड़ेगा। नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि अगर ये काम अगर मंडियां खत्म होती हैं तो हमारे जो व्यापारी है वर्ग है वो जो माल बेचेगा तो उसकी प्राइस हो सकता है बहुत नीचे गिर जाए, बहुत ऊपर हो जाए, यहाँ पे फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा हो जाएगा और व्यापारियों को वहां पे एक अधिकार होने के चांस हैं। ठीक है, तो ये दोनों के एस्पेक्ट हैं अलग अलग।
अब हम बात करते हैं जो दूसरा कानून लेके आए हैं, द फार्मर्स एम्पावरमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ द प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020। अब इसमें क्या है दोस्तों, हमारे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या होता है कि कोई जो किसान की जमीन है, उस जमीन को कोई व्यापारी या कोई बिजनेस हाउस उसको एग्रीमेंट पे ले लेते हैं और उसके बाद में वो उस पर खेती करवाते हैं और किसान वहां पे खेती करता है, लेकिन जो उसकी फसल है उसकी मिनिमम प्राइस पे गारंटी हो जाती है और गारंटी लगने के बाद में वो किसान अपनी पूरी फसल उस कंपनी को या उस संस्थान को बेच सकता है। ठीक है, ये होती है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। अब ये लाई क्यों जा रही है दोस्तों, मानसून, हमारा जो पूरा भारत का कृषि जमीन है वो मानसून पे आधारित है। अब मानसून में क्या होता है, कई बार मानसून कम आता है, ज्यादा आता है, कई बार कुछ घटनाएं घट जाती हैं। तो यहाँ पे सरकार ने कहा कि आप कंपनियों के साथ में, जो प्राइवेट कंपनियां हैं, बिजनेस हाउसेस हैं, आप उनके साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद में वहां पे आपका जो प्राइस है फसल का वो पहले से तय हो जाएगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, उससे आपको ये होगा कि आपका जो फसल का जो प्राइस है वो फिक्स हो जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि अगर कोई सूखा पड़ता है, मानसून कम होता है, तो आपको नुकसान नहीं होगा। ठीक है, सरकार का दावा, खेती से जुड़ी सारी रिस्क किसानों की नहीं बल्कि उससे एग्रीमेंट करें, जो उनसे एग्रीमेंट करेंगे उनकी होगी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक नेशनल फ्रेमवर्क बनेगा और किसान एग्री बिजनेस करने वाली कंपनियां और प्रोसेसर, होलसेलर, एक्सपोर्टर, रिटेलर से एग्रीमेंट करके अपने आपस में कीमत तय कर सकेंगे और उनको फसल बेच सकेंगे। ठीक है, मार्केटिंग की लागत बचत होगी, दलाल खत्म होंगे, ये सब सरकार कह रही है। ठीक है, अब इसका विरोध क्यों हो रही है कि ये बिल कीमतों में शोषण से बचाने का वादा तो करता है, लेकिन कीमतें तय करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है। यानी वो कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई जो प्राइस तय करने हैं, अब हम लोग प्राइस तय करनी है अगर किसान को, तो किसान प्राइस कैसे तय करेगा। दूसरा, यहाँ पे जो छोटे किसान हैं वो लोग, ये जो बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज हैं या बिजनेस हाउसेज हैं, उनसे वो कैसे एग्रीमेंट करेंगे, क्योंकि उनके पास में इतने संसाधन है नहीं। ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है ना मेनली एक असंगठित क्षेत्र है, तो वहां पे जो किसान है अगर उनके साथ धोखा होता है तो उसका कानूनी मैकेनिज्म क्या होगा, कोर्ट में अगर वो जाएंगे तो एसडीएम और उसके बाद कलेक्टर, तो उसके ऊपर जो किसान की जो लड़ाई है वो कैसे लड़ी जाएगी, छोटे किसान इसको कैसे डील करेंगे, अगर फसल पैदा नहीं हुई तो उसका कितना प्राइस मिलेगा। तो ये सब करने के लिए तो विरोध जो है उसका दूसरे तरीके से ये हो रहा है कि अगर कोई कॉर्पोरेट एग्रीमेंट करता है और कल को फसल नहीं होती है तो उस केसेस में क्या होगा, अगर ये कानून के मसलों में अगर पेचीदगियां आती हैं, यानी कोर्ट में जाते हैं सारे मामले, तो फिर वहां पे किसानों के पास संसाधन नहीं है कि वो कानून के हिसाब से अपनी लड़ाई लड़ सकें। तो इसलिए इसका विरोध भी है। और इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है दोस्तों कि जब हमारे सूखा, बाढ़ आदि आती है, मानसून कम और ज्यादा होता है, तो वहां पे किसानों को एग्रीमेंट के हिसाब से जो फिक्स प्राइस हो जाएगी। लेकिन एग्रीमेंट में प्राइस कैसे तय करें उसका कोई मैकेनिज्म के लिए जो ये विरोध हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, ये दूसरा हमारा बिल था। अब तीसरा बिल क्या है, एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस। अब ये क्या है दोस्तों, अभी ये एपीएमसी जो है उसके तहत हमारी जो कुछ फसलें हैं उन फसलों पे कुछ लिमिट लगा रखी है सरकार ने, कि वो उसकी लिमिट का मतलब ये है कि कोई जमाखोरी या मुनाफाखोरी नहीं हो, एक लिमिट से ज्यादा उसके ऊपर कोई स्टोरेज नहीं करेगा। तो सरकार ने क्या किया, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज, आलू को जो आवश्यक सूची है, ठीक है, हमारी जो आवश्यक सूची की जो लिस्ट है जहाँ पे ये दिया गया है कि कोई स्टोरेज नहीं करेगा, उससे उनको बाहर कर लिया है। ठीक है, अब बाहर करने के बाद में क्या कहा सरकार ने कि कोल्ड स्टोरेज और फूल सप्लाई चेन के आधुनिकीकरण में मदद मिलेगी। कैसे मिलेगी, कि यहाँ पे सरकार क्या चाह रही है कि इनको अगर लिस्ट से बाहर निकाल दिया जाए तो हमारा जो फूड प्रोसेसिंग है उसको बढ़ावा मिलेगा। बढ़ावा कैसे मिलेगा कि यहाँ पे जो स्टोरेज कैपेसिटी है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, वो ज्यादा से ज्यादा लगेंगी। ठीक है, किसान के साथ उपभोक्ता को कीमत में स्थिरता बनाए रखने में मदद करेगा और स्टॉक की लिमिट तब लागू होगी, यही विरोध का पॉइंट है कि स्टॉक की लिमिट तब लागू होगी जब सब्जियों की कीमत दुगनी हो जाएगी या खराब न होने वाली फसल की रिटेल की कीमत 50% से ज्यादा बढ़ जाएगी। अब ये कानून लाया गया था कि प्राइस स्टेबिलिटी के लिए। अभी आप देख रहे हैं प्याज की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो सरकार ने एक्सपोर्ट को बैन किया है। ठीक है, ये लाया गया था कानून जो कि कोई जमाखोरी नहीं कर पाए। लेकिन अगर इन फसलों को अगर आपने एपीएमसी यानी जो हमारी जो आवश्यक वस्तुओं की लिस्ट है उस इसेंशियल गुड्स से बाहर निकाल दिया तो विरोध इसका भी यहाँ पे कहाँ है, विरोध यह है कि अगर उनको आप लिस्ट से बाहर कर देंगे तो सरकारी जो नेटवर्क है वो खत्म हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब सरकारी जब नेटवर्क खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे वो व्यापारी इसकी जमाखोरी कर सकते हैं,
ठीक है, प्राइस को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इससे प्राइस की अस्थिरता आएगी। तो यहाँ पे खाद्य वस्तुओं पर रेगुलेशन खत्म करने से एक्सपोर्टर्स, प्रोसेसर्स और कारोबारी फसलों को जमाखोरी करेंगे, उसकी कीमत में अस्थिरता बढ़ेगी और फूड सिक्योरिटी पर पूरी तरह खत्म हो जाएगी। अब ये 2 पॉइंट है कि यहाँ सरकार कह रही है कि भाई ठीक है, हम लोग इस लिस्ट को अगर हटाते हैं तो हमारे प्राइवेट इन्वेस्टर आएंगे और उससे हमारे फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं वो ज्यादा लगेंगी, कोल्ड स्टोरेज लगेंगे, फूड सप्लाई चेन लगेंगी। ठीक है, जो किसान फसल पैदा करता है उसकी वहीं की वहीं वो स्टोरेज हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ उसका नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है कि इससे अगर आपने उसकी आवश्यक वस्तुओं की लिमिट से उसको बाहर कर दिया है तो यहाँ पे ये हो सकता है कि वो जो व्यापारी और वो जो संगठन है जो ये काम करेंगे उसके बाद में वो उनको जमाखोरी कर ले और उससे प्राइस को बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन कर दिया जाए। अभी इसेंशियल एक्ट 1955 को कृषि उपज को जमा करने की अधिकतम सीमा तय करने और कालाबाजारी रोकने के लिए बनाया गया था। ठीक है, अब क्या हो रहा है, इसमें स्टॉक को लिमिट को हटा लिया, अब इससे जमाखोरी और कालाबाजारी बढ़ने के चांस है। ये दोनों के तर्क हैं दोस्तों। तो मैंने आपको बताया ये तीनों जो इसेंशियल हमारे जो कृषि के अध्यादेश लाए गए थे इनके बारे में मेरा एक छोटा सा वीडियो था और हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि आपको ये कानून का विरोध हो क्यों रहा है, कौन कौन से कारण हैं। ठीक है, तो ये 3 कानून थे, द फार्म्स प्रोड्यूस ट्रेड्स एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल, द फार्म्स एम्पावरमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट, प्राइस एश्योरेंस फार्म सर्विसेज बिल और एसेंशियल कमोडिटी बिल। तो पहले मैंने बताया कि ये मंडी से संबंधित है कि किसान कहीं से बेच सकता है। दूसरा जो है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से संबंधित है कि एक जो किसान है वो अगर खुद फसल पैदा नहीं करना चाहता तो वो किसी कंपनी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकता है। और तीसरा इसेंशियल कमोडिटी बिल है जहां पे कुछ चीजों को इसेंशियल कमोडिटी से बाहर निकाल दिया गया है जिससे कि दूसरे व्यापारी जो हमारे जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं वो आए और उन पे काम कर सकें। ठीक है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए। तो दोस्तों ये था, यहाँ पे सरकार के अपने तर्क हैं और विपक्ष के अपने तर्क हैं। हमारा मकसद था कि आपको इन ऑर्डिनेंस के बारे में बताया जाए। ये सारी न्यूज हमने भास्कर के सोर्स से तैयार की है। आप सभी का धन्यवाद। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।